So students, good morning. Now continuing with the previous topic, that is of Newton's second law. हमने डिस्कस किया कल कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसकी क्या स्टेटमेंट है, हाउ वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ. नाउ वी वांट टू डिस्कस दैट what are the limitations of Newton's second law. तो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि क्या है. हमने बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ से ये बात निकाली कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. इसका ये मीनिंग हुआ कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन is produced in a body on applying constant force. On applying constant force. कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है. अब ये कब पॉसिबल होगा? नेचुरली इफ मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट. तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि अंडर व्हाट कंडीशन न्यूटन सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल, तो यू विल से इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द बॉडीज हुज मास रिमेन्स कांस्टेंट. अब आप कहोगे कि मास तो कांस्टेंट ही रहता है, ये मैडम क्या कह रही है? मैं आपको अभी बताती हूँ. आप बेटा एग्जाम्पल लीजिए, रॉकेट असेंडिंग इन स्पेस. रॉकेट स्पेस में ऊपर को जा रहा है, तो आपको पता है ना, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर को जाएगा फ्यूल बर्न होता जाएगा तो उसका मास कम होता जाता है. तो इस केस में मास ऑफ रॉकेट डजंट रिमेन कांस्टेंट, सो दैट मीन्स न्यूटन सेकंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन रॉकेट इज असेंडिंग इन अ स्पेस. अब ये आपको माइंड में क्लैरिटी ले लेनी है. ये आपको कहाँ पर आएगा? इन द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स. इसी तरीके से इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो आप ये अपने माइंड में बिठा के बैठे हो कि मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, एक्चुअल में क्या है? अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास ऑफ बॉडी m is given according to this expression. Here m naught is rest mass of body. When body is at rest, उस टाइम जो उसका मास है दैट इज m नॉट. v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी. तो जब बॉडी मूव कर रही है तो m क्या बनेगा? मास ऑफ बॉडी इन मोशन. कि जब बॉडी मूव कर रही है बेटा, मोशन में है, तो किसी भी मूवमेंट के ऊपर उसका मास कितना है. तो अब ये आपके पास आ गया m is equal to m naught upon 1 minus v square by c square under the rule. अब इसमें आप देखिए when v is very very small as compared to c. अब आपको पता है c velocity of light is 3 into 10 raised per 8 meter per second. अगर आप इसमें 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड भी ले लो तो कितनी ज़्यादा होगी? 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर. पर अब आप बताइए कि अगर आप 10⁻³ भी ले रहे हो तो ये 10⁻³ हो गया, ये 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, तो एक तरह से ऊपर 10⁻⁶ आया, नीचे ये 9 को भी 10 ले लो अगर अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 10⁻17. तो बताओ 10⁻−11 क्या आएगी वैल्यू? 1 के कंपैरिजन में 0.0000000 करते कहाँ पहुँच गए? इट इज़ नेग्लिजिबल. और दूसरी तरफ देखो तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड इज क्वाइट लार्ज वेलोसिटी. सो इसका मतलब इसीलिए कि यूजुअली क्या है बेटा कि जो मास है बॉडी का वो कांस्टेंट चल जाता है. तो हम अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे कि व्हेन बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, बस तब उसमें मास वेरी कर जाएगा और उस केस में
न्यूटन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। उस चीज को समझाने के लिए मैंने कहा। तो सेकंड, जैसे एक रॉकेट असेंडिंग में नहीं है, तो दूसरा आप कब कहोगे, व्हेन बॉडी इज मूविंग with the velocity comparable to velocity of light। तो ये आपके पास आ गया लिमिटेशंस। या आपसे वो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में कि अंडर विच कंडीशन न्यूटन सेकेंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो आपने उसमें बताना है कि ये कब एप्लीकेबल नहीं है, when मास ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। और बॉडी का मास कांस्टेंट कब नहीं है, जब उसकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब इसके बाद यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब यूनिट्स फोर्स के दो हैं, एक है एब्सोल्यूट यूनिट्स, दूसरे हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। बेटा जो वेट है दैट इज आल्सो द फोर्स। क्या डिफाइन करते हो वेट? इट इज द फोर्स विद विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तो एब्सोल्यूट यूनिट में एसआई सिस्टम में यूनिट इज न्यूटन। अब बेटा आपको पता है आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था, यूनिट कहाँ से आते हैं? डेफिनेशन से ही। फोर्स की डायमेंशंस निकालने के लिए एम ए लिया था, m1 l1 t-2, वहीं से यूनिट्स आएंगे। तो अब इसमें देखो 1 न्यूटन कब होगा, when mass is 1 kilogram and acceleration is 1 meter per second square. That means force of a body is said to be 1 Newton when acceleration of 1 meter per second square is produced in a body of mass 1 kilogram. And in CGS system, the unit is dyne. तो dyne force कब होगी? When mass is in grams and acceleration is in centimeter per second square. अब आप यहाँ से सिंपल देखना चाहो, डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं भी निकालना, तो देखो 1 न्यूटन मीन्स 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 किलोग्राम के ग्राम्स हो गए 1000 और 1 मीटर के सेंटीमीटर्स हो गए 100। तो ये बन गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी डाइन। सो इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स। अब ग्रेविटेशनल यूनिट्स की बात करेंगे तो एसआई सिस्टम में इट इज किलोग्राम वेट। क्या होगा? किलोग्राम वेट। इसमें बच्चे क्या है कि कब आप 1 किलोग्राम वेट कहेंगे कि मास तो 1 किलोग्राम ही हुआ, और इसमें जो एक्सेलरेशन है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जैसे अब मैं कहती हूँ, अब इसमें ध्यान से मेरी बात सुनना, कि एक बॉडी का मास है 5 किलोग्राम, ठीक है? तो उस बॉडी का वेट कितना होगा? 5 किलोग्राम वेट। तो 5 किलोग्राम वेट जो है ये किलोग्राम वेट है। तो फोर्स कब होगी 1 किलोग्राम वेट? व्हेन बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम is moving under the effect of gravity, that is with acceleration 9.8 meter per second square। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम वेट is equal to 9.8 न्यूटन। तो जैसे यहाँ पर था कि जितने केजी मास है वेट उतने किलोग्राम वेट होगा, लेकिन अगर मैं इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो जो वेट आ जाएगा फिर वो किलोग्राम्स वे फोर्स में, किलोग्राम वेट में नहीं रहेगा, बल्कि वो न्यूटन में होगा। नाउ इन द सीजीएस सिस्टम द यूनिट इज ग्राम वेट। नाउ फोर्स इज सेड टू बी 1 ग्राम वेट when mass is 1 gram and acceleration will be
980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि force is said to be 1 gram weight when a mass of 1 gram is moving under the effect of gravity, that is 980 centimeter per second square. So it is 980 times. तो ये आपके पास था about units of force. अब बेटा जब आप किसी की भी बॉडी के ऊपर फोर्स कंसिडर कर रहे हो फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज नोन एज इम्पल्स. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पल्स कि इम्पल्स क्या है. नाउ इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, short product of force and short interval of time for which force is acting, for which force is acting. So इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब इम्पल्स की बात करनी है तो इट इज फोर्स इनटू टाइम. इम्पल्सिव फोर्स, दैट मीन्स द फोर्स इज एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो अब इसके इम्पल्स कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी. टाइम इज स्केलर, फोर्स इज वेक्टर, और इम्पल्स की क्या डायरेक्शन होगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यूनिट्स क्या बनेंगे इम्पल्स के? न्यूटन सेकेंड इन एसआई सिस्टम. नॉर्मली मान लो बेटा कुछ भी नहीं कहा, आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द यूनिट्स, तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो अंडरस्टूड है कि उसमें जो यूनिट आपसे पूछे गए हैं दोज आर इन एसआई सिस्टम. अब आपको शो करना है, क्या शो करना है? शो दैट impulse is equal to total change in momentum. Show that impulse is equal to total change in momentum. बेटा ये हम सिंपल कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? वेरी सिंपल, फ्रॉम दिस न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन. मान लीजिए मैं आपको सिंपल सी बात हम कर रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ मास है इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u. ठीक हो गया? एक बॉडी है, उसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रही है. नाउ फोर्स F is acting on a body 40 seconds. क्या होगा? नेचुरली जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जिससे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. सो नाउ फाइनल velocity of body after t seconds will be v. तो अब बेटा according to Newton's second law, force is mass into acceleration. Now acceleration will be v minus u by t. यही बनना है. Now you cross multiply. F into t is m into v minus u, so it is mv minus m u, और इधर क्या है? F into t. Now force into time is impulse. m is mass, v is velocity, तो mv क्या आएगा? Final momentum माइनस एम यू क्या आएगा? इनिशियल मोमेंटम. तो भी ये क्या बन गया? बिल्कुल सिंपल बन गया कि नहीं बन गया? इम्पल्स इज इक्वल टू टोटल
चेंज इन मोमेंटम। क्या बन गया? इम्पल्स इज टोटल चेंज इन मोमेंटम। और इसमें इसी चीज को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा। जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया था, डिफरेंशिएशन में होता है किसी भी चीज को तोड़ना। जब चीजें आपके पास अलग अलग हैं, उनका जोड़ना जो है वो आ जाता है इंटेग्रेशन। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप लिखते हो, ये साइन है इंटेग्रेशन का dx, इसका मतलब है इंटेग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब किसे इंटेग्रेट कर रहे हैं? इसमें x रेज टू पावर 0, बिकॉज कुछ नहीं ना दिया तो 1 इज x रेज पावर 0, तो ये आपके पास क्या बनेगा? इट विल बी x। इसमें बेटा आप सिंपल इंटेग्रेशन का ये फॉर्मूला बस आपने लर्न करना है। x रेज टू पावर n की इंटेग्रेशन क्या याद करना है? x रेज टू पावर n की इंटेग्रेशन है x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। डिफ्रेंसिएशन में तो पावर आगे मल्टीप्लाई होके पावर कम होती थी, इसमें हमने क्या कहा है कि एक पावर बढ़ जाएगी। इट इज x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो इसके बेसिस पर जब आप dx का ले रहे हो, dx मीन्स 1 इंटू डी एक्स, 1 मीन्स x रेज पर 0, तो 0 प्लस 1 विल बी 1। तो dx की इंटीग्रेशन आएगी x। dt की इंटीग्रेशन क्या होगी फिर? dt मीन्स t रेज टू पर 0, दैट विल बी t। तो dx की इंटीग्रेशन x है, dt की इंटीग्रेशन t है। तो अब जैसे मैंने यही चीज़ इस तरीके से लिखी, तो जो हमने ये शो करना है, क्या चीज़ शो करनी है? यही कि इम्पल्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम। मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से भी हो सकता है। अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू dp बाई dt, वही लिया। ठीक है, अब आप फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, F इंटू dt इज इक्वल टू dp। तो ये बता रहा है कि इफ फोर्स F इज एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt सेकेंड्स, देन मोमेंटम चेंजेस dp। तो अगर आप टोटल चेंज लेना चाह रहे हो, कैसे कि व्हेन टाइम t इज 0, ठीक है, तो आपके पास जो मोमेंटम है दैट इज p1, एंड व्हेन टाइम t इज t, इनिशियली थी ना, एंड व्हेन टाइम t इज t, तो मोमेंटम इज p2। तो ये बेटे आपके पास फर्स्ट जो इक्वेशन थी, हम कहते हैं इंटेग्रेट both sides of equation number 1। तो इंटेग्रेशन का साइन आ गया एफ डी टी, डी पी की इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा व्हेन टाइम टी इज 0 लोअर देन पी मोमेंटम इज p1, व्हेन टाइम इज t मोमेंटम इज p2। ये बेटा लिमिट्स आ जाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम इसे इंटेग्रेट कर रहे हैं। तो अब ये जो आपके पास आ गया, f कांस्टेंट बाहर ले लो, dt फ्रॉम 0 टू t, dp की इंटीग्रेशन फ्रॉम p1 टू p2। ठीक है ना, f कांस्टेंट बाहर ले लिया, अब dt की इंटीग्रेशन क्या है? t। अभी लिमिट्स डालनी है ना, फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं। पहले तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन है x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो dx की इंटीग्रेशन x है, dt की इंटीग्रेशन t है, तो dp की क्या होगी? p होगी, और वो करके भी बताई थी। अब तो उसके बाद ये क्या है? लिमिट है कि कहाँ से कहाँ तक, तो इसलिए t लिखने के बाद ये लिख लिया
डीपी की इंटीग्रेशन पी आ गई और ये लिमिट्स ले ली। अब बच्चे पहले लिखना है हमने अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट फिर माइनस का साइन लोअर लिमिट। क्या बन गया एफ इंटू टी इज पी टू माइनस पी वन। तो इम्पल्स इज इक्वल टू, दिस इज फाइनल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो आपको जैसे मैंने पहले तरीके से कराया वैसे कर लो या इस तरीके से कर लो। तो इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया आप देख सकते हो कि मैंने आपको कहा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने ये आपके पास स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए है तो टोटल इम्पैक्ट देखना है, तो इसलिए हम इसमें इंटेग्रेट कर रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि व्हेन कांस्टेंट फोर्स एफ इज एक्टिंग फॉर टी सेकेंड्स, ठीक है ना। तो उसके लिए अब हमारे पास ये बन गया, तो ये एफ इंटू डी टी और इधर क्या आ गया डी पी। लिमिट जब टी ज़ीरो है तो इनिशियल मोमेंटम इज पी वन, जब टाइम टी के बाद फाइनल मोमेंटम इज पी टू। कांस्टेंट को बाहर ले लिया, डी टी की इंटीग्रेशन टी, डी पी की पी आ गई, पहले अपर लिमिट पुट की फिर माइनस का साइन लोअर लिमिट। इसी तरीके से इस साइड पर आपने किया। तो इसलिए ये अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि इम्पल्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो देखो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स इज टोटल चेंज इन मोमेंटम। नाउ force time graph when constant force is acting on a body। जब कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर तो उस टाइम फोर्स टाइम ग्राफ कैसा होगा। इसके लिए यू विल टेक टाइम along x-axis, force along y-axis। तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब है हर टाइम के ऊपर फोर्स की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये ए बी ग्राफ आपके पास आ गया। अब इसमें ये सी ले लो, तो ओ सी क्या हो गया बेटा टाइम फॉर विच कितनी फोर्स एक्ट कर रही है बी सी, या आप इस फोर्स को कह सकते हो ओ ए। तो अब आप बताओ व्हाट इज एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम, दैट विल बी इम्पल्स। ठीक हो गया। सो इसका मतलब अब आपने इसमें क्या निकाला कि एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ gives the value of impulse। यहाँ से ऐसे आया। अब चलो ये तो फोर्स कांस्टेंट थी, क्या जरूरी है कि कांस्टेंट फोर्स ही एक्ट करे, नहीं ना। तो अब मान लीजिए कि फोर्स वेरिएबल है, तो इधर टाइम है, इस साइड पर फोर्स है, तो अब किसी भी तरह का ये कर्व हो सकता है, कैसा मर्जी है। ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है, तो आपके पास इस तरह से आ गया मान लो। तो ये भी जो एरिया है, दिस एरिया विल आल्सो गिव यू इम्पल्स। मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे, ये आपने लर्न नहीं करना है, पर कैसे कि मान लो बेटा मैं ये 2 पॉइंट बिल्कुल क्लोज ले लूँ, बहुत ही क्लोज ले लूँ, ठीक है ऐसे। तो इसके लिए मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो मैंने 2 पॉइंट टाइम एक्सिस के ऊपर लिए दे आर लाइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, कि उन दोनों पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली फोर्स की वैल्यू सेम है। तो फिर ये एरिया आपके पास एफ इंटू डी टी आ गया। तो दैट मीन्स दिस इज इम्पल्स फॉर वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल। अब पूरे टाइम एक्सिस को तुम इस तरह की स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दो, हर एक स्ट्रिप का एरिया क्या बता देगा उस टाइम के दौरान की इम्पल्स। सभी एरियाज को जमा कर दो तो टोटल एरिया आ गया।
और उधर टोटल इम्पल्स आ गई। तो इसलिए आपने चाहे फोर्स कांस्टेंट है चाहे फोर्स वेरिएबल है, क्या याद रखना है, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स अस वैल्यू ऑफ इम्पल्स ऑफ द बॉडी, इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो आज हमने क्या सीखा, इम्पल्स क्या है, हाउ इम्पल्स इज रिलेटेड विथ momentum, then how we can calculate impulse from force time graph. Thank you.